हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर क्लास। बच्चों, हमने पिछली क्लास में रेस्ट्रिक्शन मॉडिफिकेशन सिस्टम पढ़ा था बैक्टीरिया का। तो हमने रेस्ट्रिक्शन मॉडिफिकेशन सिस्टम में क्या पढ़ा था कि बैक्टीरिया था हमारे पास और उसको एक वायरस आके क्या करता था, इन्फेक्ट करता था, यानी अपना जेनेटिक मटेरियल इसके अंदर इंसर्ट कर देता था। वो जेनेटिक मटेरियल क्या करता था कि बैक्टीरिया का जो क्रोमोसोमल डीएनए था उस डीएनए को किल करके बैक्टीरिया को क्या करता था, किल कर देता था। बट इतनी आसानी से बैक्टीरिया अपने आप को मरने तो देगा नहीं, तो उसके डिफेंस में बैक्टीरिया क्या करता था, बैक्टीरिया कुछ एंजाइम्स रिलीज़ करता था। वो एंजाइम्स जो वायरस का डीएनए था उस डीएनए के क्या कर देता था, फ्रेगमेंट्स कर देता था, यानी किल कर देता था। यानी कि बैक्टीरिया ने अपने आप को क्या कर लिया, सेव कर लिया। और उसका खुद का क्रोमोसोमल डीएनए क्यों अफेक्ट नहीं होता था, उसकी वजह से, क्योंकि उसके पास कौन सा एंजाइम प्रेजेंट था, मिथाइलेज। आई होप आप सबको इतनी बात बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अब आज की क्लास में ना ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स करेंगे हम, और टाइम बचा तो वेक्टर्स भी कर लेंगे। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स करेंगे। तो आज की क्लास आपको बहुत ध्यान से सुननी है, क्योंकि जो ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स है ना, ये कैसे हम बनाते हैं, कैसे ये कट लगाते हैं, इनकी रिकॉग्निशन साइट क्या होती है, इनकी सीक्वेंसेस क्या होती हैं, ये सब हमें पढ़ना है। तो बहुत ध्यान से और कंसंट्रेट लेवल अपना बढ़ा के इस क्लास को अच्छे से सुनेंगे सब लोग। मैं समझ रही हूँ कि आप सबको ये पता चल चुका है कि कहाँ से हमारे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स आइसोलेट किए थे, कि जो एंजाइम्स आपके बैक्टीरिया ने डिफेंस में रिलीज़ किए थे उनको साइंटिस्ट ने क्या नाम दिया, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। ठीक है, और उसको आगे जाके किस में यूज़ किया, आरडीटी में। आरडीटी क्या है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। ठीक है, अब देखो, हमने फर्स्ट लेक्चर में किया था कि अगर प्रोटीन को डिग्रेड करना है तो हम क्या यूज़ कर रहे थे, प्रोटीएज। हमें आरएनए को डिग्रेड करना था, हम क्या यूज़ कर रहे थे, आरएनएज। हमने शुरू में फर्स्ट लेक्चर में हमने डीएनए को क्या करके रखा था, बचा के रखा था, क्योंकि हमें क्या चाहिए था, हमें अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट चाहिए था। लेकिन अब हमें अगर डीएनए के अंदर कट लगाने हैं तो उसके लिए हमें क्या चाहिएंगे, डीएनएज ही चाहिएंगे। अब जो डीएनएज होता है उसको हम क्या कह देते हैं, न्यूक्लियसेस होते हैं, जो कट करते हैं न्यूक्लिक एसिड को। यानी कि हमारे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स में इम्पोर्टेंट टर्म है क्या, न्यूक्लियस। ये जो न्यूक्लियस होते हैं ये क्या करते हैं, ये कट करते हैं न्यूक्लिक एसिड को। न्यूक्लिक एसिड को कट कर देंगे तो उससे क्या होता है कि हमें क्या मिलती हैं, डीएनए की फ्रेगमेंट्स मिलती हैं। अब जो न्यूक्लियस होते हैं इनके भी दो टाइप होते हैं, एक्सोन्यूक्लियस और एंडोन्यूक्लियस। ठीक है, अब देखो, आप एक्सो से ही दिमाग लगा पा रहे होगे कि एक्सो का मतलब क्या होगा, एंड्स पे, और न्यूक्लियस का मतलब क्या है, जो न्यूक्लिक एसिड को कट करेगा। यानी जो डीएनए की सीक्वेंस को एंड्स पे कट करेगा उन्हें हम क्या कह देते हैं, एक्सोन्यूक्लियस। और एंडो का मतलब क्या होगा, बिटवीन। यानी कि जो न्यूक्लिक एसिड को बीच में से कट करेगा उन्हें हम क्या कह देते हैं, एंडोन्यूक्लियस। इतनी बात सबको क्लियर है। चलिए, तो ये जो हमारे न्यूक्लियसेस होते हैं, जो
एंडोन्यूक्लियसेस होंगे ना, वो हमें कैसे एंड्स प्रोड्यूस करके देते हैं? ब्लंट एंड। और जो हमारे एक्सोन्यूक्लियसेस होते हैं वो हमें कैसे एंड प्रोड्यूस करके देते हैं? स्टिकी एंड्स। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा क्वेश्चन कि मैम ब्लंट एंड क्या होते हैं और स्टिकी एंड्स क्या होते हैं? ब्लंट एंड का मतलब क्या है? हम ब्लंट किसे कहते हैं? जैसे मान लो कोई कुल्हाड़ी है, अगर वो कुल्हाड़ी आपकी लकड़ी को नहीं काट रही है, वो क्या हो चुकी है? ब्लंट हो चुकी है, ठीक है, यानी कि उसके अंदर शार्पनेस नहीं है। और दूसरी तरफ जो आपके स्टिकी एंड्स होते हैं वो क्या होते हैं कि जो किसी और चीज़ को अपने साथ अभी क्या कर सकेंगे? अटैच कर सकेंगे, ठीक है। तो हमें किसकी ज़रूरत होगी? हमें हमारे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स में स्टिकी एंड्स प्रोड्यूस करवाने की ज़रूरत होती है। अब आप कहोगे मैम स्टिकी एंड्स ही क्यों प्रोड्यूस करवाने हमें? क्योंकि हमें हमारा जो वेक्टर है, जिसे हम वेक्टर की तरह ट्रीट करेंगे, उसके अंदर अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट हमें क्या करना है? ऐड करना है ना। तो उसको ऐड करने के लिए कहीं पे स्टिकी एंड्स प्रेजेंट होंगे, तभी वो ऐड करेगा ना। यानी कि इस बात से जो हमने न्यूक्लियस वाली कैटेगरी पढ़ी है, इससे हम ये कह सकते हैं कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम हमेशा दोनों स्ट्रैंड्स को काटेगा। कुछ क्या करेंगे? एंड्स पे क्लीव करेंगे। क्लीव करने का मतलब क्या होता है? कट लगाना, ठीक है। और कुछ क्या करेंगे? बिटवीन, मतलब बीच में कट लगाएंगे। बट दोज क्लीविंग इन बिटवीन आर ऑफ नो यूज़। जो बीच में कट लगाते हैं ना, वो हमारे काम के नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि वो क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं? ब्लंट एंड प्रोड्यूस कर रहे हैं। और जो हमारे दूसरे वाले होते हैं, जो हमारे एंड्स पे कट लगा रहे हैं, वो क्या प्रोड्यूस करते हैं? स्टिकी एंड प्रोड्यूस करते हैं। इसको हम बहुत सिंपल उससे एक बार समझ लेंगे। देखो, सबसे पहले तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम में आपको ये पढ़ना है कि सबसे पहला रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो आइसोलेट किया गया था वो था हमारा HindII। तो इससे आपका हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है कि फर्स्ट एंजाइम जो आइसोलेट किया गया था उसका नाम बता दो। वो था हमारा HindII। हमारी जो NCERT है, NCERT में हमें एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की रिकॉग्निशन सीक्वेंस दे रखी है। किसकी दे रखी है? EcoR1 की। EcoR1। EcoR1 में क्या है? E स्टैंड फॉर जीनस। आप सबको मैंने बताया था EcoR1 मैं हर बार ई कोलाई बैक्टीरिया की बात करती हूँ ना, तो इसमें को कहाँ से आ गया? ई कोलाई से आ गया। यानी ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? जीनस को। ठीक है। CO किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? स्पीशीज़ को। आप लिविंग वर्ल्ड वाले चैप्टर में 11th क्लास में ये जो नेमिंग होती थी ये हम डिस्कस कर चुके हैं 11th क्लास में। आई होप इसमें तो किसी को कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी, ठीक है। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? स्पीशीज़ को। किसकी स्पीशीज़ है? कोलाई की, ठीक है। जो R है ना, R रिप्रेजेंट कर रहा है स्ट्रेन को। स्ट्रेन यानी कि वो रफ़ है या स्मूथ है, ऐसे। हम लोग MBI वाले चैप्टर में सब लोग मुझे कमेंट करेंगे, जो ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट किया था, किस किस को याद है? ग्रिफिथ का जो हमने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था उसने 2 स्ट्रेन्स ली थी। कौन कौन सी स्ट्रेन्स ली थी आप दोनों कमेंट करोगे, और कौन सी वाली वायरुलेंट थी और कौन सी नॉन वायरुलेंट थी ये भी मुझे बताओगे साथ में, ठीक है। तो वो जो स्ट्रेन्स थी ना, वही इसमें स्ट्रेन को क्या कर रहा है? रिप्रेजेंट कर रहा है R। और जो ये I है, EcoR1 है, सॉरी I नहीं 1 है, ये क्या है? सीक्वेंस ऑफ आइसोलेशन है। सीक्वेंस ऑफ आइसोलेशन, क्योंकि एक ही बैक्टीरिया से कोई भी आइसोलेट हो सकता है। मतलब एक ही बैक्टीरिया के अंदर बहुत सारी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स प्रेजेंट हो सकते हैं, ठीक है। तो उसमें उनको हम नंबर दे देते हैं अलग अलग, जो जिस टाइम पे आइसोलेट हुआ होता है, ठीक है।
अब देखो, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले क्या कहा था कि हमारी एनसीईआरटी में सिर्फ एक ही रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की क्या दे रखी है, रिकॉग्निशन सीक्वेंस दे रखी है। रिकॉग्निशन सीक्वेंस क्या होती है, हमने पढ़ा था जो एमबीआई वाला चैप्टर जब हमने किया था उसमें हमने पढ़ा था ना कि जो नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं कितने टाइप के होते हैं, डीएनए की बात कर रहे हैं हम तो 4 टाइप के होंगे, एडिनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थाइमिन, ये 4 नाइट्रोजनस बेसिस की बात होती है। ठीक है, तो जो अब अगर हम ई को आई के डीएनए की बात करेंगे तो इसके अंदर भी ऐसी ही कोई सीक्वेंस रिपीट होती हुई मिलनी चाहिए जो हर ऑर्गेनिज्म की, हर बैक्टीरिया की स्पेसिफिक होती है, तभी वो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम वहाँ पे क्या करता है, एक्ट करता है। तो हम यहाँ पे बात करेंगे ई को R1 की। ठीक है, देखो इस वाली सीक्वेंस को तो एकदम रट लो आप, जो ई कोलाई वाली है, GAATTC, क्या बोला मैंने, GAATTC। यहाँ पे जी क्या है, ग्वेनिन, एडिनिन, थाइमिन और साइटोसिन। अब देखो यहाँ पे क्या लगा होगा, GAATTC, एमबीआई वाले चैप्टर में हमने किया था। अब जल्दी जल्दी बताओ आप लोग। अगर ऊपर वाली स्ट्रैंड की सीक्वेंस हमें पता है, हम नीचे वाली की निकाल सकते हैं ना, वो हमेशा उसके क्या होती है, कॉम्प्लीमेंट्री होती है। ये बेसिक बात तो हम सबको क्लियर है। तो नीचे क्या होगी, सी के साथ कौन बाइंड करता है, सॉरी जी के साथ कौन बाइंड करता है, CTTA, G। यानी कि ये क्या है, ये रिकॉग्निशन सीक्वेंस है किसकी, ई कोलाई की। इसका मतलब क्या है कि जो ई को R1 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है ना, ये किसका एग्जाम्पल था, ये फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो हमने आइसोलेट किया था। ठीक है, एनसीईआरटी में हमें किसकी सीक्वेंस दे रखी है, ई को R1 की। ये भी क्या है, एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का काम क्या होता है, मोलिकुलर सीजर्स, हमने पिछली क्लास में किया था। मोलिकुलर सीजर्स यानी जो कट लगाएंगे। अब कट लगाएंगे में भी 2 टाइप के कट हो सकते हैं, कोई बीच में कट लगाएगा, कोई एंड्स पे कट लगाएगा। बीच वाले हमारे कोई भी काम के नहीं हैं। कौन से वाले काम के हैं, एक्सोन्यूक्लियस। ये कट कैसे लगाते हैं, ये इनकी एक रिकॉग्निशन सीक्वेंस होती है, रिकॉग्निशन सीक्वेंस होती है इनकी। यानी कि रिकॉग्निशन सीक्वेंस, रिकॉग्नाइज करने का मतलब क्या है, पहचानेगा। तो ये क्या करेगा, जहाँ पे भी उसको ये सीक्वेंस दिखेगी ना, ई को R1 को, कहीं पे भी, वो किसी का भी हो सकता है डीएनए, ज़रूरी नहीं है वो बैक्टीरिया का ही हो, वो वेक्टर का भी हो सकता है, वो किसी होस्ट ऑर्गेनिज्म का भी हो सकता है, लेकिन ई को R1 को जहाँ भी ये सीक्वेंस दिख गई वो उस पर क्या लगाएगा, कट लगाएगा। ठीक है, अब देखो ये क्या होते हैं, ये एक्सोन्यूक्लियसेस होते हैं क्योंकि एंड्स पे कट लगाता है। ये जो सीक्वेंस है, जैसे ये घूम रहा है तुम्हारा, ई को R1 घूम रहा है, इसको दिखा कहीं पे GAATTC है। ठीक है, तो ये कहाँ कट लगाता है, ये हमेशा एंड्स पे कट लगाएगा। यहाँ कट लगा दिया, कहाँ पे, जी के यहाँ पे, और यहाँ कट लगा दिया। ठीक है, ये कट लगाने का मतलब क्या है कि हमारा जो डीएनए था, हमने उसमें पढ़ा भी था, जो डीएनए होता है बैक्टीरिया का वो क्या होता है, सर्कुलर होता है। तो अब तक तो ये सर्कल में प्रेजेंट था, अब ये कट लगा दिया तो ये एंड्स क्या हो गए, ओपन हो गए। कैसे ओपन होंगे मैं समझाऊंगी धीरे, अभी बस इतना समझ आ गया सबको कि रिकॉग्निशन सीक्वेंस क्या है, यानी पहचानेगा कि कहाँ पे GAATTC है। ई को R1 ने सिर्फ इतना काम करना है, पहचान लिया। इनको एक बार वो कर देते हैं, इनकी पोलैरिटी डिफाइन कर देते हैं, 5 प्राइम टू 3 प्राइम और 3 प्राइम टू 5 प्राइम। ई को R1 ने इतना पहचान लिया कि कहाँ पे GAATTC प्रेजेंट है। ठीक है, अब देखो ये तो क्या हो गई, रिकॉग्निशन सीक्वेंस हो गई आपकी ई को R1 की। फिर रिकॉग्निशन सीक्वेंस के बाद वो क्या करता है, रेस्ट्रिक्शन साइट्स ढूंढ लेगा। रेस्ट्रिक्शन साइट्स क्या होती है, जहाँ पे वो कट लगाएगा। कहाँ पे कट लगा रहा है, 5 प्राइम एंड के, जी के बाद कट लगा रहा है, तो ये क्या हो गई उसकी रेस्ट्रिक्शन साइट।
यहाँ पे भी 5 प्राइम एंड के जी के बाद कट लगा रहा है, तो ये क्या हो गई रेस्ट्रिक्शन साइट। आई होप आप सबको रिकॉग्निशन सीक्वेंस, रेस्ट्रिक्शन साइट और रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स तीनों में डिफरेंस अच्छे से क्लियर हो गया होगा। एक बार फिर से बता देती हूँ, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स क्या हैं, मोलिकुलर सीजर्स हैं जो कहीं पे भी क्या करेंगे, कट लगाएंगे। ठीक है, वो कट कहाँ पे लगाते हैं, पहले उन्हें कुछ रिकॉग्नाइज करना होता है, पहचानना पड़ता है। ओके, तो जहाँ पे वो पहचानेंगे उसे हम क्या कह देते हैं, रिकॉग्निशन सीक्वेंस। अब उन्होंने पहचान लिया कि मुझे यहाँ पे अटैक करना है, जैसे हमारी आर्मी होती है, सबसे पहले वो आइडेंटिफाई करेगी ना उन एरियाज़ को कि कहाँ उन्हें अटैक करना है, वो रिकॉग्नाइज़ करेगी। तो वैसे ही तुम्हारे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ने रिकॉग्नाइज़ किया उस सीक्वेंस को मुझे कहाँ कट लगाना है। अब जैसे ही रिकॉग्नाइज हो गया वो क्या कर देगा, कट लगा देगा। तो जहाँ वो कट लगाएगा, जैसे आर्मी ने रिकॉग्नाइज़ कर लिया ये हमारे अटैक पॉइंट्स हैं, तो अटैक पॉइंट्स का एरिया रिकॉग्नाइज़ किया है सिर्फ, उसके बाद साइट्स होती हैं कि जहाँ उन्हें अटैक करना होता है वो स्पेसिफिक होती है ना, ऐसा तो नहीं है पूरे एरिया को ही वो डिस्ट्रॉय करेंगे, नहीं, उनके लिए भी वो क्या होता है, स्पेसिफिक होती है। तो वैसे ही इन्होंने पहले रिकॉग्नाइज़ कर लिया कि इस एरिया में मुझे क्या करना है, एक्ट करना है। उसके बाद कट कहाँ लगाना है, जहाँ कट लगाएंगे ना उनको क्या कह देते हैं, रेस्ट्रिक्शन साइट्स कह देते हैं। आई होप ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, क्योंकि जब तक आपको रेस्ट्रिक्शन साइट, रिकॉग्निशन सीक्वेंस क्लियर नहीं होंगी ना बच्चों, आगे आपको डिफ़िकल्टी होगी फिर। क्योंकि आज मैं क्लास के लास्ट में एक क्वेश्चन पूछूंगी आपसे और उसका आंसर आपको ही देना है। क्वेश्चन ये होता है कि रिकॉग्निशन सीक्वेंस या रेस्ट्रिक्शन साइट आपके वेक्टर और आपके एंजाइम की दोनों की सेम क्यों होनी चाहिए। ठीक है, वो आप क्वेश्चन भी बाद में समझ पाओगे, पहले आपको ये थ्योरी अच्छे से समझनी है। आपको अभी तो क्वेश्चन ही नहीं समझ आएगा, आंसर तो आप बाद में ढूंढोगे उसका। इसीलिए कह रही हूँ इस चीज़ को एक बार बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करो, इन तीनों टर्म्स को अच्छे से समझो। अब देखना आपको और अच्छे से धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा। देखो ये हमारा क्या है, वेक्टर है। क्या मेरे वेक्टर बोलते ही आप सबको प्लाज्मिड याद आ रहा है? आना चाहिए, अगर किसी बच्चे को नहीं आ रहा है तो पीछे वाली क्लास रिकॉल करो। मैंने प्लाज्मिड क्या बताया था कि एक बैक्टीरिया के अंदर एक तो उसका अपना क्रोमोसोमल डीएनए होता है, क्रोमोसोमल डीएनए के अलावा भी उसके पास नॉन सर्कुलर डीएनए होता है, सर्कुलर नॉन क्रोमोसोमल डीएनए होता है। ठीक है, यानी कि उस डीएनए को अगर तुम काटा पीटी करोगे तो वो कोई भी नुकसान नहीं करेगा उसको, इसीलिए हम इसको क्या कर लेते हैं, आइसोलेट कर लेते हैं इस प्लाज्मिड को, और इसको हमारे वेक्टर की तरह यानी व्हीकल की तरह यूज़ करेंगे कि इसके अंदर अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट डाल देंगे। जो हमारा फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया था वो किसकी हेल्प से बनाया था, एस टाइप वी के नेटिव प्लाज्मिड से बनाया था। इतनी बात क्लियर है। तो वैसे ये हमारा क्या है, ये हमारा एक वेक्टर है। अब देखो इस वेक्टर पे किससे कट लगवाना है, हमें कट लगवाना है अपने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से। कौन से वाले रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की बात कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ EcoR1 की। ठीक है, अब देखो, अब EcoR1 तो सिर्फ एक ही सीक्वेंस पहचानता है, वो कहता है भाई मुझे कुछ नहीं पता, मैं ना A जानता हूँ ना मैं B जानता हूँ, मैं सिर्फ GAATTC जानता हूँ, मुझे सिर्फ इतना सिखाया गया, मेरी मम्मी ने इतना ही सिखाया कि तुम जाके सिर्फ GAATTC को पहचानो और जाके G पे क्या कर दो, कट लगा दो। अब देखो इस वेक्टर के पास, इस प्लाज्मिड से ही बनाया हमने, ठीक है, इस वेक्टर के पास यहाँ पे कहीं सीक्वेंस होती है GAATTC, वहीं यहाँ भी यही सेम रहेगी, CTTAG। आई होप इतनी बात हर किसी को क्लियर है, क्योंकि ये क्या है, ये सर्कुलर है ना, तो सर्कुलर है तो ये सीक्वेंस क्या है, रिपीट हो रही है, ऐसा कोई एंड तो इनके पास मिल नहीं रहा है अभी के लिए। और ये अभी क्या है, इसको हम क्या कह देंगे, नॉन रिकॉम्बिनेंट। नॉन रिकॉम्बिनेंट का मतलब क्या है कि जैसा ये नेचुरली प्रेजेंट था वैसा का वैसा है अभी के लिए। तो ओके, इतनी बात क्लियर है।
अब रेस्ट्रिक्शन एंजाइम मैंने बोला वो कहाँ कट लगाएगा, इस पे कट लगा देगा और यहाँ पे कट लगा देगा। कट लगा दिया यानी काट देगा। अब देखो काट दूँ इसको, अब देखना ये यहाँ से कट हो गए हैं तो ये वाली सीक्वेंस इस साइड चली जाएगी और ये वाली इस साइड रह जाएगी। यानी यहाँ हमारे पास क्या बच के रह गया, सिर्फ जी, और इधर हमारे पास क्या रह गया, सी टी टी ए। इधर जी रह गया सिर्फ, इधर क्या रह गया, ए टी टी सी। इतनी बात बिल्कुल क्लियर है। यानी ये क्या है, ये इसी का दूसरा फॉर्म है। इसको हमने कट किया, कट होने के बाद ये इस तरीके से क्या हो गए, सेपरेट हो गए, अलग हो गए। ठीक है, अब इसको मैं सीधा ड्रॉ कर लूँ एक बार। डीएनए की जो स्ट्रैंड होती है, जैसे हम लोग हमेशा डीएनए को जब भी पढ़ते हैं या डीएनए के ऊपर जो भी एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उसको सीधा ड्रॉ करके, ताकि हमें कन्फ्यूजन ना हो। तो वैसे ही इस फॉर्म में मैं ड्रॉ कर लूँ अपने डीएनए को, कर लेते हैं। चलो अब ये जो डीएनए की स्ट्रैंड है इसको मैं ऐसे ड्रॉ कर लेती हूँ। ये देखो, ये वही वाला फॉर्म है जो ऊपर ड्रॉ किया है। दो स्ट्रैंड्स हैं, ये वाली यहाँ से थोड़ी सी लंबी होगी क्योंकि यहाँ पे यहाँ क्या प्रेजेंट है, सी, क्योंकि यहाँ किसने कट लगा दिया था, जी ने। ठीक है, और ये वाली यहाँ लंबी होगी, सी, यहाँ किसने कट लगाया, जी। टी टी ए। ठीक है, इस साइड आ जाएंगे, टी टी ए। क्या इसको तुम खुद थोड़ा सा अपना दिमाग लगाओ, अपनी इमेजिनेशन पावर का यूज़ करो, क्योंकि जब तक आप इन चीज़ों को इमेजिन नहीं कर पाओगे ना, क्योंकि प्रैक्टिकली तो लैब में हम अभी नहीं कर सकते, इसके लिए आपको हायर स्टडीज़ करनी पड़ेगी, मास्टर्स करनी पड़ेगी। ठीक है, तो उस टाइम आपका जो थीसिस वाला पार्ट होता है उसमें करते हैं हम लोग। तो इस वक्त तो आपको आपकी जितनी भी इमेजिनेशन पावर है सारी यूज़ कर लेनी है कि इन चीज़ों को हम कैसे ऐड कर रहे होंगे। तो ये क्या है, ये इसी का फॉर्म है बेटा, इसका ऊपर वाले का। ये जो कट की है ना स्ट्रैंड, ये जैसे अब तक गोला था, कट की तो ये क्या हो गई, सेपरेट हो गई। यानी कि ये इसका पोर्शन GAATTC कौन सा वाला हो गया, ये वाला GAATTC, और ये दूसरा वाला ये नीचे वाली हो गई। यानी जब ये इनको वापस जोड़ेंगे या इनके पे कट नहीं लगेगा तो ये वापस क्या बना लेंगे, अलग सर्कल बना लेंगे। ठीक है, अब देखो हमने सिर्फ ई को R1 ही क्यों यूज़ किया, क्योंकि हमें यहाँ कट लगाना था। और हमें यहाँ कट क्यों लगाना था, क्योंकि हमने पहले ही ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट लगा लो या जो भी है, डीएनए की क्या करवा ली थी, सीक्वेंसिंग करवा ली थी लैब्स में। डीएनए की हम क्या करवाते हैं, सीक्वेंसिंग करवाते हैं। किसी जो भी डिज़ायर्ड डीएनए में स्टडी करना होता है ना, उसकी डीएनए सीक्वेंसिंग होती है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग होती है। ठीक है, ये बहुत एडवांस प्रोसेसेस हैं, ये बहुत डिटेल में आप हायर क्लासेस में ही पढ़ोगे। बस इतना ध्यान रखो अभी के लिए कि डीएनए की हमने सीक्वेंसिंग करवा ली थी, जिसकी वजह से हमें ये पता था कि हमारा जो डिज़ायर्ड जीन है ना, हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट, वो कहाँ प्रेजेंट होगा। इसकी वेट इंक्रीज़ कर देते हैं। जब हमने डीएनए की सीक्वेंसिंग करवाई तो हमें पता था पहले से, ऐसे नहीं है ये हम हवा में तीर चला रहे होते हैं। हम सारी चीज़ें पहले से अपने पेपर पे थीसिस लिखते हैं और उसके बाद इन सब चीज़ों को हम क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। तो अब देखो हमने जब सीक्वेंसिंग करवाई हमें पता चल गया था कि हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट कहाँ पे प्रेजेंट है। हमें पता था यहाँ पे हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट क्या है, प्रेजेंट है। और इसीलिए हमें ये पता था कि इसके आसपास कौन सी रिकॉग्निशन सीक्वेंस हो सकती है, ई को R1 को काटने वाली ही। यानी ई को R1 को इसीलिए हमने लिया था कि यहाँ पे क्या कर सके, एंड प्रोड्यूस कर सके, ताकि हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट हमें क्या हो जाए, मिल जाए, ताकि इस जीन ऑफ इंटरेस्ट को हम किसी भी प्लाज्मिड के अंदर क्या कर सके, इंसर्ट कर सके, और फिर अपने होस्ट के अंदर उसको क्या कर दे, इंसर्ट कर दे, और अपना डिज़ायर्ड प्रोडक्ट क्या कर सके, आइसोलेट कर सके। यानी कि यहाँ पे क्या किया, ई कोलाई ने, ई कोलाई क्या है, मोलिकुलर सीजर, तो एक सीजर ड्रॉ कर देती हूँ, इसको रब कर देते हैं। ई को R1, कट प्रोड्यूस हो गया, यहाँ पे एक सीजर ड्रॉ कर देते हैं,
EcoR1 कट प्रोड्यूस हो गया। ये सारे हमारे क्या हैं, अनपेयर्ड बेसिस है, दिख रहे होंगे ना आपको। अनपेयर्ड बेसिस, बेसिस क्या है, नाइट्रोजनस बेसिस। मतलब क्या है, मैंने आपको पिछले MBA वाले चैप्टर में भी बताया था, जहाँ पे भी आपके बेसिस प्रेजेंट है ना, वो हमेशा कोशिश करते हैं कि वो क्या हो सके, वो पेयर हो सके, कि उनको अकेले रहना बिल्कुल ही पसंद नहीं है, तो वो हमेशा इसी फिराक में रहेंगे कि हम कितनी जल्दी पेयर हो सकें। तो वैसे ही जैसे ये आपके अनपेयर्ड बेसिस है, ये वाले तो क्या है, ये पेयर है। जो आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट वाला रीजन है ना, ये तो पेयर्ड है, तभी तो ये अभी जुड़ा हुआ है। ये साइड वाले क्या है, अनपेयर्ड बेसिस हैं, यानी ये बहुत जल्दी से ये ढूंढने की कोशिश करेंगे कि हमें अपना पार्टनर मिल जाए और हम जाके वहाँ क्या हो सके, हम स्टेबल हो सके, हम स्टिक हो जाए। तो ये ढूंढेंगे कि यहाँ इनके पास कोई मिल जाए। इसीलिए मैंने आपसे, अब क्या आप लोग मेरे क्वेश्चन का जवाब दे पाओगे कि वेक्टर और रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की रिकॉग्निशन सीक्वेंस सेम क्यों होनी चाहिए? सोचो, क्या अब जवाब दे पा रहे हो कि वेक्टर और रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की सीक्वेंस सेम क्यों होनी चाहिए? वो इसलिए होनी चाहिए क्योंकि जहाँ वेक्टर को कट किया था, जहाँ ये एंड्स प्रोड्यूस हुए ना, वैसे ही आपके रेस्ट्रिक्शन एंजाइम अगर कट कर रहा होगा कहीं पे या कट हो रहा है, तो वो उसके पास भी तो सेम एंड प्रोड्यूस होंगे। तो आपस में वो क्या कर लेंगे, वो जुड़ जाएंगे। वो स्टिकी एंड प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो स्टिकी एंड्स क्या हो जाएंगे, पेयर कर लेंगे। तो इन एंड्स को हम क्या कहते हैं, स्टिकी एंड्स। आपको एक बार क्वेश्चन लिख देती हूँ ताकि आप उसको, क्वेश्चन को डीपली एनालाइज कर सको और समझ पाओ कि मैं कह क्या रही हूँ। Why same restriction enzyme is used to cut vector and gene of interest of DNA? क्योंकि जब आप अगर मान लो बच्चों, अगर आप इस क्वेश्चन को समझ पा रहे हो ना कि ये क्वेश्चन कहना क्या चाह रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि मैंने अब तक आपको जितना भी बेसिक समझाने की कोशिश की थी, आप वो सब समझ चुके हो। क्वेश्चन कह रहा है कि सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, रेस्ट्रिक्शन सेम एंजाइम मतलब जैसे मान लो EcoR1 ही ले लेते हैं, वो ही क्यों यूज़ किया जाता है वेक्टर को कट करने के लिए, और जीन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ DNA की, जिस DNA को हमें कट करना है, सपोज हमने किसका कट करना था, ह्यूमन बींग का कट कर रहे थे और उसको इंसर्ट करवा रहे थे E. coli के अंदर, तो वेक्टर को भी उसी से कट करवाएंगे EcoR1 से, और जीन ऑफ इंटरेस्ट DNA ह्यूमन का भी वहीं से कट करवाएंगे। ये सेम ही क्यों लेते हैं हम, क्यों लेते हैं, क्योंकि जब ये कट करता है तो यहाँ पे क्या प्रोड्यूस होते हैं, स्टिकी एंड। तो अगर सेम लेंगे तो दोनों में सेम स्टिकी एंड्स प्रोड्यूस होंगे। कि अगर दूसरा हमने कोई लिया, दूसरे कलर से रिप्रेजेंट करते, दूसरा कोई भी लिया जो कट हुआ है जीन ऑफ इंटरेस्ट के अलावा हमारा, तो उसमें क्या होगा, उसके पास भी तो सेम स्टिकी एंड्स प्रोड्यूस होंगे, तो वो भी तो यहाँ आकर के ऐसे पेयरिंग कर लेगा। ये जो अनपेयर्ड बेसिस हैं, ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, पेयर्ड में कन्वर्ट हो सकते हैं। ठीक है, जो आपके ब्लंट एंड्स हैं, इनका एक और नाम आप दे सकते हो फ्लश एंड, मतलब कि कोई यूज़ के तो है ही नहीं है, फ्लश एंड्स है। क्योंकि कोई चीज़ जो हमारी रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी में हेल्प ही नहीं करेगी, उसे हम क्या कह देंगे, फ्लश, मतलब ऑफ नो यूज़। तो हम उसे क्या कहेंगे, भाई तू साइड हो जा, हमें तेरी ज़रूरत है ही नहीं। ठीक है, आई होप इसका क्वेश्चन का आंसर आपको, आप खुद इस क्वेश्चन का आंसर बना पा रहे होंगे। फिर भी मैं एक बार आपको आंसर बता देती हूँ कि आप क्या, जिस डायरेक्शन में मैं चाहती हूँ आप सोचो, उसी डायरेक्शन में समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। देखो, सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम विल कट बोथ द वेक्टर एंड जीन ऑफ इंटरेस्ट। जो वेक्टर होगा
और आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट होगा। यानी कि अगर सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज़ करेंगे तो दोनों क्या करेंगे, सेम कट कराएंगे, इसके ऊपर भी सेम एंड्स पे कट होगा और इसके ऊपर भी सेम एंड्स पे कट होगा, ठीक है। तो क्या होगा कि जब जॉइनिंग होगी ना इनकी, तो ये खुद ही जुड़ जाएंगे जीन ऑफ इंटरेस्ट के ऐड होने से पहले। ऐसा नहीं है कि हमें अलग से कुछ मैकेनिज़्म यूज़ करना होगा, ये आपस में ये खुद तो डेस्परेट है ही ना जुड़ने के लिए, तो ये अपने आप ही वेक्टर आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट के साथ ऑटोमेटिकली जुड़ जाएगा। आपको अलग से एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी बहुत ज़्यादा। यानी इसका आंसर एक लाइन में हम कह सकते हैं कि दे सो दैट दे कैन कंबाइन ईजीली, ताकि वो ईजीली क्या कर सके, कंबाइन कर सके। बच्चों ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक और इम्पोर्टेंट आस्पेक्ट था इस चैप्टर का, क्योंकि ये क्लियर हो गया तो जब हम आगे आर्टिफिशियल वेक्टर्स बनाएंगे ना अपने खुद के, तो उसमें आपको ये वाला कॉन्सेप्ट यूज़ होगा। इसलिए मैंने इसको इतना टाइम दिया था। अगर फिर भी आपको डाउट रह जाता है या कहीं नहीं समझ पा रहे हो तो आप मुझे बता देना एक बार। अभी के लिए हम आगे बढ़ते हैं। देख, हमने क्या शुरू किए थे, टूल्स शुरू किए थे, जिसमें हमने सबसे पहले कौन सा किया, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, मोलिकुलर सीजर्स, वो हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट टूल है हमारे पास वेक्टर्स। वेक्टर्स क्या हैं, व्हीकल हैं। किसके व्हीकल हैं, वेक्टर उठा के जो हमने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट की फ्रेगमेंट बनाई है ना, ये देखो, ये जो हमारी फ्रेगमेंट हमें मिल गई है, ये जीन ऑफ इंटरेस्ट है हमारे काम का, जो हमें इंसर्ट करना है। किसके अंदर इंसर्ट करेंगे, वेक्टर के अंदर ही तो बैठाएंगे ना इसको, उसी गाड़ी में बैठाएंगे और उस गाड़ी को हम कहाँ पहुँचाएंगे, फिर अपने होस्ट के पास पहुँचाएंगे। तो सबसे पहले हमने क्या कर लिया, जीन ऑफ इंटरेस्ट की फ्रेगमेंट्स कर लिए। अब हमें क्या चाहिए, हमें अब चाहिए वेक्टर्स, ताकि उस जीन ऑफ इंटरेस्ट को उस वेक्टर नाम की गाड़ी में हम क्या कर सके, बैठा सके। तो जो आपके वेक्टर्स होते हैं ना, उनको हम 3 टाइप में पढ़ते हैं, क्योंकि बैक्टीरिया के लिए अलग होता है। क्योंकि जो होस्ट होता है ना, देखो, जिस होस्ट को एंट्री देगा, जो होस्ट जिस वेक्टर को एंट्री देगा वही तो अंदर जा सकता है ना, सारे के सारे तो जा ही नहीं सकते। जैसे हमने शुरू में किया था कि बैक्टीरिया के पास लाइजोजाइम कह रही हूँ, पोली पेप्टाइडोग्लाइकन की सेल वॉल होती है, जो लाइजोजाइम से ही ब्रेक डाउन होगी। काइटिनेज वहाँ पे डालेंगे तो ब्रेक डाउन थोड़ी होगी। तो वैसे ही बैक्टीरिया का अगर होस्ट है तो उसका वेक्टर अलग होगा, डाइकोट प्लांट का अगर होस्ट है उसका वेक्टर अलग होगा, एनिमल होस्ट है तो उसका वेक्टर अलग होगा। उस हिसाब से हमने वेक्टर्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। आज पूरा कंप्लीट नहीं हो पाएगा वेक्टर, 2 कर लेंगे आज हम। देखो, प्लाज्मिड एंड बैक्टीरियोफाज। दूसरा वेक्टर है हमारे पास एग्रो बैक्टीरियम ट्यूमीफेशियन, और तीसरा वेक्टर की तरह हम यूज़ कर सकते हैं रेट्रोवायरस। ये तो क्या है, ये तो नेचुरल वाले हैं, इनके फिर हम आर्टिफिशियल भी बनाते हैं, ठीक है। अब देखो, प्लाज्मिड क्या है, आई होप प्लाज्मिड सबको बहुत अच्छे से समझ आ चुका है। क्रोमोसोमल डीएनए के अलावा ई कोलाई के अंदर जो भी सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होगा उसको हम क्या कह देते हैं, प्लाज्मिड। बैक्टीरियोफाज क्या था, वायरस था ना, जो बैक्टीरिया को किल कर रहा था, वो क्या था, बैक्टीरियोफाज। तो ये किसके लिए ट्रांसफ़र में यूज़ होते हैं, फॉर बैक्टीरियल होस्ट। अगर आपका होस्ट बैक्टीरिया है तो हम कौन से वेक्टर लेंगे, प्लाज्मिड और बैक्टीरियोफाज, फॉर बैक्टीरियल होस्ट, ठीक है। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिनिफिशंस हम कब लेते हैं, फॉर प्लांट्स। अगर आपका होस्ट प्लांट है ना,
और प्लांट में भी स्पेसिफिक डाइकोट प्लांट्स। तो हम कौन सा वेक्टर लेंगे, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस का। और रेट्रोवायरस को एज अ वेक्टर हम एनिमल होस्ट के लिए ले लेते हैं। फॉर एनिमल होस्ट। देखो आपको पिछली क्लास में कॉन्जुगेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन 3 मेथड बताए थे, याद आ रहे हैं? उसमें मैंने आपको ये बताया था जब वायरस के थ्रू अगर कोई जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफ़र हो रहा है तो उसको हम क्या कह रहे थे, ट्रांसडक्शन। तो वायरस इसमें क्या आ रहा है, बैक्टीरियोफाज क्या है, वायरस है। यानी कि अब वेक्टर की तरह अगर बैक्टीरियोफाज आपके जीन ऑफ इंटरेस्ट को ट्रांसफ़र करवाएगा तो उस मेथड को हम क्या कह रहे हैं, ट्रांसडक्शन। तो इसमें क्या होता है वो देखेंगे। देखो बैक्टीरियोफाज क्या है बच्चों, एक वायरस है जो किसको इन्फेक्ट करेगा, जो बैक्टीरिया को क्या करता है, इन्फेक्ट करता है। आई होप सबको क्लियर है ये चीज़, ठीक है। बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करेगा तो वो क्या करता है कि बैक्टीरिया का जो जेनेटिक मटेरियल है उसको क्या कर दे, ब्रेक डाउन कर दे। ठीक है। अब देखो हम क्या करेंगे कि हमें ये पता है कि इसके पास वो ट्रांसफ़र करने वाली प्रॉपर्टी है, तो हम क्या करेंगे, आई विल ट्राई टू रिमूव दैट सीक्वेंस विच ब्रेक डाउन द बैक्टीरिया हार्मिंग एलिमेंट। मैं क्या करूँगी, मैं कोशिश करूँगी कि मैं उस सीक्वेंस को रिमूव कर दूँ जो बैक्टीरिया को ब्रेक डाउन कर रही थी। अभी हमने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम में तो ये पढ़ा था वो बैक्टीरिया खुद ही एंजाइम रिलीज़ करवा रहा था उसको किल करने के लिए, लेकिन हमें अब इसको वेक्टर को एज अ वेक्टर यूज़ करना है ना, और लिविंग मॉलिक्यूल है तो यानी कुछ तो चेंजेस हमें खुद करने होंगे उसके अंदर ताकि हम उसको एज अ वेक्टर यूज़ कर सकें। ठीक है, तो मैं क्या करूँगी, मैं कर दूँगी इसके अंदर कुछ चेंजेस। कैसे चेंजेस, वो चेंजेस जो बैक्टीरिया के जेनेटिक मटेरियल को किल कर रहे थे ना, उस प्रॉपर्टी को ख़त्म कर दूंगी, यानी डिस्ट्रॉय कर दूंगी पैथोजेनिक प्रॉपर्टी को। मैंने क्या किया, मैंने जो प्रॉपर्टी उसके जेनेटिक मटेरियल को किल करवा रही थी बैक्टीरिया के, उस प्रॉपर्टी को क्या कर दिया, ख़त्म ही कर दिया। अब अगर मान लो बैक्टीरिया उसके अंदर कोई भी मटेरियल डाल देगा वो तो किल करेगा नहीं। ठीक है, अब मेरा क्या फ़ायदा, मैं क्यों जाके बिना बात ऐसे काम ताम झाम करूँ कि जाके मैं उसका जेनेटिक मटेरियल डिस्ट्रॉय करूँ, मुझे क्या फ़र्क पड़ रहा है इन सब चीज़ों से, है ना। क्योंकि मैंने उसे डिस्ट्रॉय, क्योंकि इसको डिस्ट्रॉय कर दूँगी तो अब इसके अंदर मैं क्या कर दूँगी, फिट कर दूँगी अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट। किसके अंदर, बैक्टीरियोफाज में। फिट माय जीन ऑफ इंटरेस्ट, जो मैंने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से भी कट करवाया था ना, वो वाला जीन ऑफ इंटरेस्ट मैं इसके अंदर क्या कर दूँगी, फिट कर दूँगी इन बैक्टीरियोफाज। अब देखो अगर मैंने ये जीन ऑफ इंटरेस्ट क्या कर दिया, फिट कर दिया इसके अंदर, तो इसकी तो प्रॉपर्टी क्या है कि ये ट्रांसफ़र करेगा ही करेगा जेनेटिक मटेरियल, लेकिन इस बार अब ये ट्रांसफ़र करेगा ना तो ये डिजीज़ कॉजिंग वाला ट्रांसफ़र नहीं करेगा, ये अब क्या ट्रांसफ़र करेगा, मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट जो मैं चाहती हूँ कि हाँ मैं चाहती हूँ तो ये वाला प्रोटीन बनाने वाला जीन इसके अंदर क्या कर दे, ट्रांसफ़र कर दे, तो ये सिर्फ यही ट्रांसफ़र करेगा। तो मेरा काम तो बन गया, मेरा काम डन। मैं यही तो चाह रही थी कि जो मैं पहुंचाना चाह रही हूँ सिर्फ वही पहुँचे, इसीलिए इसको मैंने क्या कहा, वेक्टर, खुद डिज़ाइन कर लिया मैंने उसको एज अ वेक्टर। अगर मैं किसी की अगर सपोज़ किसी सोल्जर से आप उसके हथियार ही छीन लोगे
तो सोल्जर क्या हो जाता है, डिसआर्म्ड हो जाता है। तो सिमिलरली अगर इस बैक्टीरिया से मैं उसकी इस वायरस से उसकी किलिंग प्रॉपर्टी को ही छीन लूँगी तो ये भी क्या हो जाएगा, डिसआर्म्ड हो जाएगा, यानी इसको मैं क्या कह दूँगी, डिसआर्म्ड। तो हम कह सकते हैं जीन फॉर पैथोजेनिसिटी is removed from viral genetic material such pathogen are disarmed वेक्टर। यानी कि जो पैथोजेनिसिटी डिजीज़ कॉजिंग या बैक्टीरिया को किल करने वाला जो जीन था उसको मैंने क्या कर दिया, हटा दिया जेनेटिक मटेरियल से, यानी मैंने उसका जो हथियार था वो क्या कर लिया, छीन लिया। तो उस पैथोजन को हम क्या कह देते हैं, डिसआर्म्ड वेक्टर। और उसको छीना क्यों था मैंने, ताकि मैं उसको अपना वाला वो हथियार पकड़ा सकूँ कि जो मुझे एक्सप्रेस करवाना है, अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट उसके अंदर क्या कर सकूँ, डाल सकूँ। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। मैं एक बार फिर से रिवाइज़ करवा देती हूँ इस चीज़ को आपको। कल की क्लास में फिर पढ़ेंगे अगले अपने दो वेक्टर्स, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस वाला और दूसरा हमारा रेट्रोवायरस वाला। देखो सबसे पहले तो हमने अपना पिछली क्लास का ही रिवाइज़ किया था, रेस्ट्रिक्शन मॉडिफिकेशन सिस्टम, कि क्या होता है रेस्ट्रिक्शन मॉडिफिकेशन सिस्टम, कैसे होता है, कि कैसे बैक्टीरिया अपने आप को बचाने के लिए कुछ एंजाइम्स रिलीज़ करता है, जिन एंजाइम्स को हमने क्या नाम दे दिया, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। साइंटिस्ट ने नाम दे दिया, हमने तो क्या नाम दिया था, ठीक है, डिफेंस में यूज़ कर रहा था। अब देखो प्रोटीन को किल करने के लिए प्रोटीएज होते हैं, आरएनए को ब्रेक डाउन करने के लिए आरएनएज होते हैं, वैसे डीएनए को ब्रेक डाउन करने के लिए न्यूक्लियसेस होंगे, जो क्या करते हैं, न्यूक्लिक एसिड को क्या करेंगे, कट कर देते हैं, डीएनएज या न्यूक्लियसेस। अब ये हमारे दो क्या होते हैं, दो टाइप के होते हैं, एक्सोन्यूक्लियस और एंडोन्यूक्लियस। ये क्या करेंगे, जो एंड्स पे कट लगाएंगे उनको हम क्या देते हैं, एक्सोन्यूक्लियस। जो बीच में कट लगाते हैं उनको हम क्या देते हैं, एंडोन्यूक्लियस। जो बीच में कट लगाएंगे ना, जैसे मान लो बच्चों इस बात को ऐसे समझना, बीच में कट लगाएंगे यानी ये यहाँ कट लगाएंगे, अगर ये यहाँ कट लगाएंगे तो हमारे पास क्या मिला, हमें ऐसे दो फ्रेगमेंट्स ही मिल गई ना। क्या इनमें तो दोनों के दोनों नाइट्रोजनस बेसिस क्या है, पेयर्ड है। क्या यहाँ पे कोई भी स्टिकी एंड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, नहीं हो रहे ना, तो यहाँ कहीं कोई गुंजाइश ही नहीं है कि कोई और आके जुड़ सके। लेकिन इस वाले में क्या हो रहा था, जैसे हमने यहाँ एंड्स पे कट लगाए थे तो यहाँ क्या हो रहा था, यहाँ एक स्ट्रैंड ऐसी बन रही थी और एक स्ट्रैंड ऐसी बन रही थी, यानी यहाँ क्या बच गई थी, यहाँ हमारे पास गुंजाइश है, स्पेस है कि कोई और आके जुड़ जाए। आई होप अब समझ आ गया होगा आपको कि ये क्या प्रोड्यूस कर रहे थे, स्टिकी एंड्स, यानी अब ये हमारे बहुत इंपॉर्टेंट काम के हैं, ये हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। फिर हमने पढ़ा था कि पहला रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो आइसोलेट किया गया था वो क्या था, हमारा HindII। हमारी एनसीईआरटी में किस रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की रिकॉग्निशन सीक्वेंस हमें अच्छे से बता रखी है, EcoR1 की, जो हमें भी बहुत अच्छे से क्या कर लेनी है, याद कर लेनी है। EcoR1 के अंदर ई क्या रिप्रेजेंट करता है, जीनस एस्चेरिया का, को क्या रिप्रेजेंट कर रही है, कोलाई, आर क्या है हमारा स्ट्रेन, आई और 1 क्या है हमारा सीक्वेंस ऑफ आइसोलेशन, की एक बैक्टीरिया से हम बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स आइसोलेट कर सकते हैं। तो जो सबसे पहले आइसोलेट किया उसको 1 नंबर दे दिया, जो बाद में करेंगे उसको 2, 3 ऐसे करके हम अलग अलग उनको क्या कर सकते हैं, नंबरिंग दे देते हैं। फिर मैंने आपको कहा था कि आप रिकॉग्निशन सीक्वेंस, रेस्ट्रिक्शन साइट और रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, तीनों का डिफरेंस आपको बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या है, जो कट लगाएंगे। रिकॉग्निशन सीक्वेंस क्या है, कि उस एरिया को रिकॉग्नाइज करेंगे कि मुझे कहाँ जाके कट लगाना है, जैसे पूरा एरिया क्या हो गया, रिकॉग्निशन सीक्वेंस। एक चीज़ रह गई बच्चों, देखो जो रिकॉग्निशन सीक्वेंस होती है ना वो हमेशा कैसी होती है, पैलिंड्रोमिक। पैलिंड्रोमिक का मतलब क्या होता है, उसको आगे से पढ़ो या पीछे से पढ़ो वो सेम ही होंगी। जैसे हम इसको चाहे यहाँ से पढ़े GAATTC या इसको यहाँ से पढ़े, ये क्या है, सेम होती हैं हमारी।
जैसे हमारा वर्ड क्या है मलयालम, वो क्या होता है पैलिंड्रोमिक होता है, मतलब उसको चाहे आगे से पढ़ो मलयालम वर्ड को या मलयालम वर्ड को आप पीछे से पढ़ो, वो क्या रहेगा हमेशा सेम रहता है। सिमिलरली जो हमारी रेस्ट्रिक्शन साइट्स हैं वो क्या होती है, फिर रेस्ट्रिक्शन साइट्स वो होंगी जो रिकॉग्नाइज़ किया था आपके रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ने, कहाँ पे कट लगाया है किस स्पेसिफिक जगह पे, उसको क्या कह दिया था रेस्ट्रिक्शन साइट कह दिया था। फिर इसको हमने कट लगवाना क्यों होता है, क्योंकि किसी वेक्टर में कट लगवाएंगे और कहीं से अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट जो निकालेंगे, जैसे ये हमारा क्या है, ये तो हो गया हमारा वेक्टर, इस वेक्टर में कट लगवाया, वेक्टर में कट लगवाने के बाद ये क्या बन गए, ये हमारा इस तरीके से क्या बन गए एंड्स प्रोड्यूस हो गए, स्टिकी एंड्स। ठीक है, सेम हमने जीन ऑफ इंटरेस्ट के पास, क्योंकि जीन ऑफ इंटरेस्ट हमें कैसे पता चला था, हमने सीक्वेंसिंग करवा ली लैब्स में, ये नहीं है हवा में तीर उड़ाया, हमने लैब में सीक्वेंसिंग करवाई, वहाँ से हमें पता चल गया कि यहाँ पे ये वाला जीन ऑफ इंटरेस्ट प्रेजेंट है, यहाँ कट लगवाया। अब ये जो फ्रेगमेंट है ना, इस फ्रेगमेंट को एज इट इज़ उठा के मैं इस वेक्टर के अंदर क्या कर दूँगी, इस वेक्टर के अंदर यहाँ, जैसे वहाँ GATTC था, यहाँ ऐड हो जाएगी ये इस तरीके से। अब आया आपको समझ कि किस तरीके से ये ऐड हो जाते हैं। अब ये क्या हो गया, ये हमारा ट्रांसफ़र होने के लिए तैयार हो गया, ये प्लाज्मिड क्या हो गया ट्रांसफ़र हो जाएगा। अभी जिस भी ऑर्गेनिज्म में जाएगा वहाँ के क्रोमोसोमल DNA में फिट हो जाएगा और उसके बाद क्या करेगा, ये नेक्स्ट जनरेशन में कॉपीज प्रोड्यूस कर देगा। तो वैसे ही आपका ये देखो जीन ऑफ इंटरेस्ट है, इस साइड इन्होंने क्या किया कट लगाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन था इसमें कि सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्यों यूज़ करते हैं हम वेक्टर और जीन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ DNA को क्या करने के लिए, कट करने के लिए क्यों करते हैं, ताकि हमें ताकि हम उनको क्या कर सकें, ईजिली कंबाइन कर सकें। फिर हमने पढ़े आज वेक्टर्स, वेक्टर्स में हमने सिर्फ आज कवर किया प्लाज्मिड, यानी जो व्हीकल जो हमारे जीन ऑफ इंटरेस्ट को ट्रांसफ़र करवाने में हेल्प करेंगे, जिसमें हमने पढ़ा सबसे पहले बैक्टीरियोफाज। बैक्टीरियोफाज की हेल्प से अगर हम कुछ ट्रांसफ़र करवा रहे हैं तो उसे हम क्या कह देते हैं ट्रांसडक्शन। अब बैक्टीरियोफाज में क्या था, बैक्टीरियोफाज एक वायरस था जो किसको इन्फेक्ट करता था, आपके बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता था। बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कैसे करता था, उसके जेनेटिक मटेरियल को क्या कर देता था, तोड़ देता था और उस सेल को क्या कर देता था, किल कर देता था। मैंने क्या किया, या जो भी एक्सपेरिमेंट कर रहा है उसने क्या किया, उसके अंदर कुछ चेंजेस कर दिए। चेंजेस क्या कर दिए, उसकी पैथोजेनिक प्रॉपर्टी को ही ख़त्म कर दिया और उसके अंदर खुद का जीन ऑफ इंटरेस्ट डाल दिया। अब वो क्या करेगा, वो आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट ट्रांसफ़र करेगा, ना कि पैथोजेनिक प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करेगा। अगर मैं किसी से उसका हथियार ही छीन लूँ तो उसको हम क्या कह देते हैं डिसआर्म, कि उसको जो भी हथियार था उससे क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। तो सिमिलरली मैंने उसकी पैथोजेनिक प्रॉपर्टी को किल कर दिया, यानी उस वेक्टर को क्या कर दिया, डिसआर्म कर दिया। तो अब आपको अगर कोई पूछे कि डिसआर्म्ड वेक्टर क्या होता है तो आप बता सकते हो कि जो जीन है पैथोजेनिसिटी का उसको रिमूव कर दिया और उसके बाद उस वेक्टर को हमने नाम दे दिया डिसआर्म्ड वेक्टर। आई होप आप सबको ये क्लियर हो गया होगा बच्चों। अब नेक्स्ट क्लास में हम बाकी अपने वेक्टर करेंगे और कुछ टूल्स कर लेंगे। थैंक यू।